नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। न्यायालय पे दहला में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। बिहार में जैसे-जैसे समय बीत रहा है, वैसे-वैसे राजनीतिक घटनाक्रम लगातार बदल रही हैं। आपने देखा होगा पिछले 48 घंटे से लगातार नीतीश कुमार के सीएम आवास पर जो बैठक एनडीए गठबंधन की हुई है, उसकी ही खबरें चल रही हैं। लगातार उस बैठक के बाद से जो खबरें छन-छन के आ रही हैं, उससे कहीं न कहीं प्रतीत हो रहा है कि बिहार में आने वाले वक्त में जो राजनीतिक बदलाव है वो देखने को मिलेगा। जहां बिहार में नीतीश कुमार अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड को नंबर 1 का दर्जा दिलाने में लगे हैं, तो वहीं लालू प्रसाद यादव इस फिराक में लगे हैं कि कब कैसे नीतीश कुमार को अपने साथ कर लिया जाए और तेजस्वी यादव को मजबूत करके उस कुर्सी तक पहुंचा दिया जाए जो 2022 में अधूरा रह गया था तेजस्वी का सपना। उस सपने को पूरा करने के लिए लालू प्रसाद यादव भी फ्रेम में आ गए हैं। अब लालू प्रसाद यादव के फ्रेम में आने के बाद ये तो लगभग तय हो जाता है कि कुछ ना कुछ राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। ये शुरू से पैटर्न रहा है कि जब जब लालू मीडिया के सुर्खियों में बने हैं या फिर अचानक से राजनीतिक फ्रेम में उतरे हैं, तब तब बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव की सक्रियता अचानक से दिखी है और इससे घबराहट भारतीय जनता पार्टी को भी कहीं ना कहीं हो रहा है कि लालू जब एक्टिव हो गए हैं तो क्या नीतीश के साथ उनकी फिर से जो गठबंधन की जुगलबंदी है वो देखने को मिलेगी या फिर क्या होगा। तो ऐसे में बीजेपी ने प्लान रचना शुरू कर दिया है कि कैसे, चूंकि नीतीश कुमार राजनीति के अब अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ गए हैं, तो नीतीश कुमार से कुर्सी भी खाली कराना है। इसके साथ साथ बाबा लगातार एक बात की चर्चा करते हैं कि नीतीश कभी नहीं चाहेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल डाउन हो। राष्ट्रीय जनता दल को उस फ्रेम में भी रखना नीतीश चाहते हैं। तो बीजेपी भी इस चीज को भांप ली है। अब दोनों को एक साथ निपटाने की तैयारी चल रही है। क्या प्लान बन रहा है, चलिए बाबा से जानते हैं, जानकारी लेते हैं। बाबा, जो चर्चाएं उठ रही हैं कि लालू प्रसाद यादव फ्रेम में आने के बाद बीजेपी की चिंताएं बढ़ गई हैं, कैसे दोनों को निपटाने की तैयारी चल रही है? रत्नेश, इस चर्चा को शुरू करने से पहले हमारे यहाँ भोजपुरी में आप देखिएगा शादी ब्याह में एक गीत गाया जाता है जी। कि हथिया हथिया शोर कैला अब फलनवो ना ले अइला। जी। नीतीश कुमार की इस मीटिंग के पहले चर्चाएं खूब हो रही थी कि नीतीश कुमार बहुत बड़ा फैसला लेंगे, मीटिंग बुलाई है, सबको बुला दिया है, इसके बाद से तो बहुत कुछ बिहार की राजनीति में बदल जाएगा। लेकिन टाए टाए फिक्स हो गया। जी। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि नीतीश कुमार जो दिखाना चाहते थे, दर्शाना चाहते थे, नीतीश कुमार ने तो दर्शाया। लेकिन एनडीए के घटक दल में हम उसी दिन से बता रहे हैं कि भारी कंफ्यूजन था कि आखिर इस मीटिंग में वो आए क्यों थे, इस मीटिंग का मकसद क्या था। जी। 220 सीट का एक एजेंडा तय करने के लिए? बिल्कुल नहीं। इस मीटिंग का उद्देश्य यही था कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल के बाद अब नीतीश कुमार को भी लगने लगा है कि वो कमजोर हो रहे हैं और आने वाले 2025 के चुनाव में, जब विधानसभा का चुनाव बिहार में होगा, तो उस चुनाव के लिए उनकी रणनीति कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस जहाज पे सवार नीतीश कुमार हैं, उसी जहाज पे लालू प्रसाद सवार रहते हैं। दोनों का एक अपना जातीय समीकरण के साथ साथ सामाजिक समीकरण भी है और इस समीकरण को कहीं ना कहीं चरतरफा धक्का लग रहा है। एक तरफ जहाँ हिंदू मुस्लिम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर से लेकर के एआईएमआईएम तक अपने अपने एजेंडे पर काम करना शुरू कर चुके हैं, जिसका घाटा सीधा होता हुआ दिखाई नीतीश कुमार को नजर आ रहा है। और आपने जो बात कही कि मैं बार बार ये कहता हूं कि नीतीश कुमार कभी नहीं चाहेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल भी समाप्त हो जाए, लेकिन जो तत्काल स्थिति नजर आ रही है, वर्तमान स्थिति नजर आ रही है, उसमें लालू और नीतीश को निपटाने की पूरी पूरी तैयारी हो रही है। अब इस बात को ऐसे आप समझ सकते हैं कि बिहार की राजनीति में अचानक से एक बार फिर से चर्चा जोरों पर है कि बिहार में चुनाव जातीय समीकरण के आधार पर ही होंगे। आने वाले विधानसभा के चुनाव में कोई खास बदलाव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। किसी और समीकरण की अभी गुंजाइश नहीं है, जिसकी चर्चा प्रशांत किशोर और अन्य लोग करते हैं, जो अपने आप को तथाकथित रूप से बुद्धिजीवी और जातीय समीकरण से अलग बताते हैं। जी। अब इसी आधार पर लालू प्रसाद माई समीकरण को ठीक करने में लगे हुए हैं, ताल ठोक रहे हैं। तो वहीं एम वाई समीकरण को लेकर के कहीं ना कहीं उसमें सेंधमारी प्रशांत किशोर भी करने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम समाज को एकजुट करने के लिए वो लगातार तैयारी कर रहे हैं।
उसे लेकर के राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के सहयोगियों वरिष्ठ नेताओं में खलबली मची हुई है। आने वाले चुनाव में माई समीकरण का एक बड़ा रोल होने वाला है, ये बातें भी कही जा रही है। लेकिन इससे पहले, क्योंकि आप समझिए ना कि मैं क्यों कह रहा हूं कि माई समीकरण का, तो उसके पीछे कारण है भारतीय जनता पार्टी। इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि प्रशांत किशोर जिस तरह से मुस्लिम समाज में घुसपैठ कर रहे हैं, उसने कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल की एमओआई समीकरण की जमीन हिला करके रखी है। लालू प्रसाद को एमओआई समीकरण की चिंता इतनी हो रही है कि इसको लेकर के उन्होंने अपने सुना होगा कि जगदानंद सिंह की चिट्ठी भी आई थी। ये सभी बातें इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं परेशानी तो जरूर है, और प्रशांत किशोर ने इस बात की चर्चा लगातार की है। जनसुराज ज्वाइन न कर ले लोग, इसको लेकर के चिट्ठी निकाली गई थी जी। अब जो इन बातों को लेकर के लालू प्रसाद ने शहाबुद्दीन के परिवार को पुरानी सारी बातों को भुला करके, सारे अदावत को मिटा करके सदस्यता दिलाई, उसके बाद प्रशांत किशोर एक बार फिर से एक्शन मोड में आ गए। प्रशांत किशोर ने कहा कि ये है हमारा पावर। आपने देखा कि उपचुनाव में लालू प्रसाद ने जिस तरह से चुनाव के बीच में एक भी मुसलमान समाज को टिकट नहीं दिया, लेकिन मुस्लिम समाज के लोगों को वोट बैंक की तरह यूज करने के लिए उन्होंने शहाबुद्दीन परिवार को अपने पाले में कर लिया। अगर इतना ही उनको चिंता होती तो जैसे मैंने 4 में से 1 मुस्लिम समाज के नेता को चुनाव लड़ाने का फैसला लिया है, उनको भी लड़ाना चाहिए था, क्योंकि इसी एमओआई समीकरण के आधार पर वो चलते हैं और 14% यादव हैं, तो 19%, 18% मुस्लिम है, यानी मुस्लिमों की संख्या अधिक होनी चाहिए थी। प्रशांत किशोर ने कहीं ना कहीं एक बात तो साफ कर दिया है। इसके बाद प्रशांत किशोर और कई मामलों पर अपनी बात रखते हैं। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी के बीच में नीतीश कुमार कहाँ खड़े हैं हम ये भी बताएंगे। लेकिन 2020 में आपने देखा होगा कि जिस तरह की स्थितियां पैदा हुई थी कि भाजपा ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया था, और जब चुनाव के रिजल्ट आए तो एनडीए के पक्ष में एक भी मुसलमान उम्मीदवार जीत करके नहीं आया था। जबकि आपको पता है कि नीतीश कुमार उसमें शामिल थे, उसमें जीतन राम मांझी शामिल थे, उसमें मुकेश सहनी शामिल थे, लेकिन किसी ने भी मुस्लिम उम्मीदवार पर कोई फोकस नहीं किया। यानी दोनों ही पक्ष मुस्लिम उम्मीदवारों को लेकर के कहीं ना कहीं ज्यादा कहा जाए तो ध्यान नहीं दे रहे थे। जब सरकार बनाने की बात हुई एनडीए की, तो खोजे जाने लगे कि मुस्लिम कहाँ से आएगा, तो बीएसपी से जीते हुए एक जमा खान को शामिल कराया गया। पिछले 2020 के चुनाव में अगर देखा जाए तो राजद की तरफ से 8 मुस्लिम जरूर जीत करके आए थे, कांग्रेस ने 4 मुस्लिम जीत करके आए थे, एआईएमआईएम के 5 थे, माले से 1 और बसपा से 1 जीते थे, जिनको हमने बताया ही पहले कि उनको शामिल करा लिया था। बाद में आपने देखा होगा कि एआईएमआईएम के 4 जो हैं वो शामिल हो गए थे लालू प्रसाद की तरफ, यानी लालू प्रसाद के एमओआई समीकरण पर ज्यादा भरोसा लोगों को था। अब इन सारी बातों को लेकर के लालू प्रसाद का एमओआई समीकरण नीतीश कुमार के लिए बड़ी मुफीद रहा है इन 19 साल के चुनाव में, क्योंकि जो लालू प्रसाद के साथ है मुसलमान वो तो हैं जी, लेकिन जो सेकुलर मुसलमान कहे जाते हैं, सेकुलर का मतलब है कि मुसलमान जो ये नहीं मानते हैं कि नहीं भारतीय जनता पार्टी या नीतीश कुमार या एनडीए गठबंधन उनके अहित की बात करता है या उनके साथ किसी तरह का अदावत रखता है, वैसे मुसलमान जो छटक के जाते हैं वो नीतीश कुमार के पाले में जाते हैं। चाहे पसमानदा वगैरह हैं जो अपने आप को अपने ही समाज में उपेक्षित महसूस करते हैं, वो नीतीश कुमार के साथ खड़े नजर आते हैं। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से नीतीश कुमार की मीटिंग के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बातें आई, मैंने कल भी आपसे बातचीत के दौरान कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि हमारे एजेंडे, हमारे फैसले और हम जो करना चाहते हैं वो जहां के तहां हैं, लेकिन चूंकि नीतीश कुमार के साथ हैं इसलिए उसे ठंडे पत्ते में हमने डाला है। जैसे ही हम फ्रेम में आएंगे हम अपने एजेंडे पर काम करना शुरू कर देंगे। इसका सीधा मतलब है कि आप समझ सकते हैं कि मामला क्या है। अब एक बात और समझ लीजिए कि बिहार जो है वो मुस्लिम आबादी के हिसाब से, वोटर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि तीसरा सबसे बड़ा राज्य है इस देश का। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बाद बिहार जो है वो सबसे बड़ा राज्य है, जहां मुस्लिम लगभग 40 सीटों पे प्रभावित करते हैं और 20 ऐसे सीट हैं जिस पर तो वो पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि स्थितियां क्या है। और आपने देखा होगा कि यात्रा कहाँ से शुरू हुई, तो यात्रा शुरू होती है भागलपुर से, पूर्णिया जाती है, कटिहार जाती है, अररिया जाती है। इन सभी जगहों के जाने का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि इन जगहों पर हिंदू मुस्लिम कराना।
इसके अलावा कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें अररिया है, कटिहार है, पूर्णिया, दरभंगा है, ये सभी मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं और यहाँ का जीत हार का फैसला मुसलमान ही करते हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को ये बात पता है कि अगर लालू प्रसाद कमजोर होंगे, और ये बात लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के सामने से विरोधी हो या पीछे से विरोधी हो, दोनों इस बात को मानते हैं रत्नेश कि लालू और नीतीश को एक साथ कमजोर करना होगा, तभी बिहार की राजनीति में वो अपना सिक्का स्थापित कर सकते हैं। और ये बात भारतीय जनता पार्टी भी समझ गई है। भारतीय जनता पार्टी जो कमरी ओढ़ करके घी पीने वाली बात नहीं कहते हैं, वही कर रही है। कमरी ओढ़ करके घी पी रही है। और ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ साफ नजर आता है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद दोनों जेपी के मूवमेंट के शायद ये अंतिम दोनों उपज जो हैं वो बच गए हैं। ये वो अंतिम पेड़ है जो अभी तक खड़े हैं। बाकी आप लाइन से देख लीजिए, लगभग सभी लोग राजनीति से अपने या फिर कहा जाए तो अब इस दुनिया में ही नहीं है। अब ये दो लोग हैं जो अभी भी प्रभावित करते हैं और समाजवाद की धारा को बुलंद रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि इन दोनों से टक्कर लेने और वर्तमान जो आधुनिक राजनीति की एक नई दिशा और दशा तय की जा रही है, उसमें प्रशांत किशोर को भी ये लगता है कि सिर्फ नीतीश को निपटा देने या लालू को निपटा देने से काम नहीं खत्म होगा। काम खत्म होगा इन दोनों को निपटा देने का। नहीं तो दोनों रहेंगे तो कभी इधर उल्टी मार के कभी इधर पलटी मार करके, और कहीं ना कहीं सरकार में तो बने रहेंगे, किसी और को मौका नहीं देंगे। और यही बात भारतीय जनता पार्टी समझती है कि नीतीश कुमार के पीछे पीछे कब तक चला जाए। नीतीश कुमार कहीं ऐसा ना हो कि अंतिम समय में लालू प्रसाद को सारा दे करके चल जाए। इस बात का भी डर है, क्योंकि आपने पिछली ही बार देखा कि 2020 में आए तो तेजस्वी यादव को पीछे पीछे घुमा करके कह रहे थे कि अब तो इन्हीं लोगों को देखना है ना। तो जिस स्टेट ऑफ माइंड में नीतीश कुमार हैं, आपने सुना होगा कि न खेलब न खेले दे, खेलवे भंडोल कर दे, खेलवे बिगाड़ दे। बिल्कुल 19 साल से नीतीश कुमार के पीछे पीछे चलने वाली भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात का डर हो गया है। और अगर नीतीश कुमार के साथ साथ लालू प्रसाद के आइडियोलॉजी को, उनके वोट बैंक को अगर नहीं सेंधमारी की गई, तो आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी हो या कोई और दल हो या फिर चिराग पासवान ही क्यों न हो, जो बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी और अपना सत्ता स्थापित करने की बात सोचते हैं, उनके लिए ये दोनों काफी कठिन परीक्षा से गुजरने वाली बात करते हैं। ये दोनों ही ऐसे स्तंभ हैं कि इन दोनों के बिना बिहार में किसी भी तरह की राजनीति का सपना भी नहीं देखा जा सकता है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उसमें नीतीश कुमार और लालू प्रसाद को अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ समझ रही है बाकी के जितने भी दल हैं जो बिहार में 2025 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, और दोनों को एक साथ निपटाने के लिए कई प्लानिंग पैरेलली चल रही है। हम इसकी भी जानकारी देंगे और इस पर भी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। जैसे ही इस पर और विशेष हमारे पास आ जाती है बातें, क्योंकि एक बात तो आप याद होगा, रत्नेश हम आपसे बताए भी थे कि चाह करके भी प्रशांत किशोर अगर कहें कि वो भारतीय जनता पार्टी की मदद नहीं कर रहे हैं, तो उनको कहने की जरूरत नहीं है, उनको करने की जरूरत नहीं है। स्वतः वो भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं यदि वो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को कमजोर कर रहे हैं। तो वहीं अगर AIMIM की बात करें, अगर मुस्लिम वोट काट लेते हैं तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या होगा। ऐसी स्थिति में पिछली बार भी आप 5 सीट लेकर के आए थे, कुल मिलाकर के करीब 17-18 सीटें हम नजर आ रही हैं कि उससे ज्यादा ही 22-23 सीटें मुस्लिम समाज को मिली थी। लेकिन उसका फायदा क्या हुआ? उसका फायदा सीधा यही नजर आया कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनी, और बीच में भले ही नीतीश कुमार थोड़ा सा इधर उधर हुए, लेकिन अब नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि हम इधर उधर नहीं होंगे। यानी कि सीधी तौर पे नीतीश कुमार को ये नजर आने लगा है कि कैसे लालू प्रसाद और अपने दोनों को बचा करके एक बार फिर से बिहार में सत्ता स्थापित की जा सके, और विपक्ष या फिर नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने वाले जितने भी सोच करने वाले लोग हैं, सिर्फ आरजेडी को छोड़ करके, वो सभी चाहते हैं कि रिप्लेस करने का एक ही तरीका है कि दोनों को एक साथ समाप्त कर दिया जाए। बिल्कुल। तो देखिए, ये प्लान है दोनों को एक साथ निपटाने का, और इस पर लगातार खबर जो है अपडेट हम करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना।
और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।